चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो भैया अपने नोटबुक सब बंद कर दीजिए, एक कागज निकालो प्लेन वाला। आपको पता है कि क्या करना है अभी आपको। सो हर टॉपिक को मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ डिस्कस करूंगा, बट थोड़े से ज्यादा आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये टॉपिक्स दिए गए थे, जिन्हों के पास नहीं थे आगे जब मिलेंगे तो वैसे करना, बाकी जितना समझ आता है ट्राई करो भाई। और टॉपिक्स देने का पर्पस ही यही था कि यू वुड हैव एक्चुअली जितना भी कंटेंट हो सकता है आपने प्रोबेबली अपना लिख चुके हैं, राइट। मोबाइल का जरूरत जब मैं बोलूंगा तभी रहने दो ऊपर ही, कोई दिक्कत नहीं है, बट फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी जब तक मैं ना बोलूं। मैं बोलूंगा कि भाई सर्च कर लो तो कर लेना, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड। ये जो पीडीएफ है ये आपको आज के लेक्चर के बाद आपके मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगी, इसको रेफर करना है। इसमें आंसर विद एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। पीडीएफ नहीं है, पीपीटी है, बट आपको वो पीडीएफ के फॉर्म में दिख जाएगा। तो आपके मोबाइल एप्लीकेशन में आपको पता है ना, कंटेंट ऐड होता रहता है, वो कंटेंट में मिल जाएगा आपको, तो उसको आप कंपलसरी ले लेना। बट देखिए अल्टीमेटली पर्पस सिंपल है कि आप पढ़कर आए ये टॉपिक, से तभी होगा। तो जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, देयर विल बी 3 सेशंस ऑन जुलाई। सो वी आर प्लानिंग, दिस इज आवर फर्स्ट सेशन जुलाई पे, और इसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट भी कवर होगा, तो मैं पैरेलली लीगल जीके के भी न्यूज़ इसमें कवर करते हुए चल रहा हूँ आपका। सो ऑन एन एवरेज आपके पास 2 टॉपिक्स कवर होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो शुरू करें। व्हाट वाज द फर्स्ट टॉपिक? आईपीसीसी। तो शुरू हो जाइए, चलिए कौन बताएगा। और ये तो हो गया इसका फैक्ट। व्हाट आदित्य टोल्ड इज व्हाट basically is a fact about it. What about the analytical or reasoning aspect of it? ओके, सिक्स्थ रिपोर्ट, उसमें अभी सिक्स्थ रिपोर्ट उन्होंने भेजा है, परफेक्ट। और इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्या होता है, थोड़ा एलिबरेट करो। रिपोर्ट देते, तो रिपोर्ट इनका रिसर्च टीम खुद का है या नहीं? इनका खुद का कोई रिसर्च टीम नहीं है, ये डिपेंड करते हैं दूसरी रिसर्च पे, उसी से ये सजेस्ट करते हैं। बट ये एक इंटर गवर्नमेंटल, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर गवर्नमेंटल? कंट्रीज की जो गवर्नमेंट बॉडीज है ये इसमें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आप कह सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न। आई ये कह सकते हैं कि जो हमारे मेजर एरियाज हैं उसमें क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये एक अच्छी न्यूज है, इसलिए अपन ने यहाँ से शुरू किया। आप देख ही सकते हो कि जो स्लाइड्स में साफ साफ दिख रहा है कि जो सीओटी है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसका हाईएस्ट है 2 मिलियन ईयर्स। 2 मिलियन ईयर्स का हाईएस्ट हमारा अभी एमर्शन हो रहा है। सी लेवल जो है वो 3000 ईयर में फास्टेस्ट रेट से बढ़ रहा है। सी का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। आपको पता ही होगा कि मुंबई एंड कोलकाता इज इन डेंजर, ठीक है। लोएस्ट लेवल इन एटलीस्ट 1000 ईयर। अरेबिक सी का जो आइस एरिया है, मतलब जो आइस वाला प्रोपोर्शन है, जैसे अंटार्कटिका का जा रहा है वैसा, और ग्लेशियर जो है वो भी अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे 2000 ईयर्स में। और प्रैक्टिकली आप भी विटनेस कर रहे हो, कभी सोचे थे कि अक्टूबर नवंबर मंथ में बारिश हो रही होगी? कभी हम सोच नहीं सकते थे कि भाई एक्सट्रीम लेवल पे वेदर आने वाला है। तो वी आर विटनेसिंग दिस इंटायर क्लाइमेट चेंज। तो दिस इज अ क्रूशल क्रूशल एस्पेक्ट। आपको बहुत अच्छे से डिटेल में मुझे लगता है कि इस टॉपिक को कवर कर लेना चाहिए। और इसका मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, हो सकता है इसके पहले भी ये टॉपिक हो, उस पर 5 क्वेश्चन होंगे, बट दिस 5-10 क्वेश्चन आर नॉट सफिशिएंट। आपको इसका एरिया और थोड़ा ब्रॉड करना होगा। इसका फैक्ट बहुत बहुत मैटर करेगा। मतलब जैसे अभी आदित्य ने बोला या कि भाई कब बना, किसने बनाया, हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन कौन से बॉडीज है, कितने कंट्रीज है, आज कुछ कवर होगा, कुछ चीजें आज ऐसी होंगी जो रह जाएंगी, तो वो दैट यू नीड टू टेक केयर। ओके, सो कैन वी से दिस आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था, कंक्लूड हुआ था, उसने कौन सा रिपोर्ट सबमिट किया था? 6th रिपोर्ट, ठीक है। अब मैं इसमें इलेबोरेशन पैसेज के साथ ही करूंगा। तो अब मैं आपको पैसेज शो करूंगा, पैसेज शो करने के बाद आप टेस्ट मोड पे चले जाएंगे। आपको पहले 5 कुछ ऊपर लिख लेना है। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? इंटर पैनल, जो आईपीसीसी जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज।
वो लिख लेना है, ए 1 2 3 4 5 लिख लेना है। ठीक है, पैसेजेस पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने का मौका मैं दूंगा 2 मिनट तक, उसके बाद मैं क्वेश्चन में शिफ्ट करूंगा। तो कुछ क्वेश्चन कुछ स्लाइड्स में ऐसा होगा कि पैसेज अलग और क्वेश्चंस अलग। मेक श्योर कीजिए कि ये टेस्टिंग आपका ट्रू हो सके, इसलिए आजू और बाजू वाले के मार्क्स तो मत देखना, नहीं तो देखोगे तो आपके नुकसान है। अगर आप मिलके सॉल्व करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये। और अल्टीमेटली 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो 50 में से हम स्कोर देखेंगे एट द एंड। ठीक है, और खुद ही चेक करते जाइएगा लास्ट में, हर एक एक चेक करते चलना। ठीक है, समझ आ गया? 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस को चेक कर लेना है आपका। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ऑनेस्टली चेक करेंगे। और मैं 1 मिनट ब्लॉक कर दूं चैट आपकी। आप चैट केवल मुझे ही कर सकते हैं, तो चैट में आपके आंसर्स मुझे भेज सकते हो, बट आंसर्स भेजने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप खुद ही आंसर्स मार्क कर लें और बाद में मैं इकट्ठा आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ट्रू हमारा सेंस में समझ में आएगा कि आपने वाकई में कितना पढ़ा है भैया। ठीक है, इसलिए मैं आपको जो पैसेज दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, बहुत स्मार्टली डील करना। और 2 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2 मिनट पैसेज के लिए, 2 मिनट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आप नहीं पढ़ पाए तो आपकी गलती। तो चलिए, पहला पैसेज है, ये रहा आपके सामने। चलिए, सो ये रहे आपके सामने 5 क्वेश्चंस। इसके मार्क करके आंसर्स लिख लीजिए, देन वी विल डिस्कस। पहले मैं आंसर्स बताऊंगा, आपको चेक करना है कितने सही कितने गलत उसमें से। नेगेटिव मार्किंग भी है, भूलना नहीं है इस बार। चलिए, सो डन। अब कोई मार्क नहीं करेगा, ऑनेस्टली आप चेक करो अपना जो भी आंसर्स आएंगे, और वहां पे बाजू में लिख लेना कितने सही कितने गलत, बाद में इकट्ठा स्कोर चेक कर लेंगे आप। ठीक है, तो मैं पहले आंसर्स बोलूंगा, आंसर्स आप मार्क करके फिर अपन उसका डिस्कशन करेंगे। एंड दिस डिस्कशन शुड बी ऑन अ टू वे साइड। आपको जो जो भी आ सकता है आप उसमें से एड ऑन करिए, और नहीं तो मैं आपके सामने कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स रखूंगा इसमें। तो चले आंसर्स दे, कोई भी गलत नहीं करेगा। मेरे को मार्क्स देने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये भूलना नहीं, आप बच्चे नहीं रहे अब। हाँ, पहले का डी, दूसरा सी, तीसरा सी, चौथा पांचवा बॉम्बे बी। ठीक है, कितने सही कितने गलत? चलो, सो अब जो भी है आपका वट एवर राइट रॉन्ग मत लिख लो, अभी कैलकुलेट नहीं करना है स्कोर, इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे राइट एंड रॉन्ग मिला के पूरे 50 में से। इज इट क्लियर? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 क्वेश्चन। पहले 5 में से आप देखिए, यहां समझना चालू करिए। पहला क्वेश्चन एनालिटिकल बेस्ड है, रेस्ट ऑल 4 क्वेश्चन वर फैक्ट बेस्ड। इसी तरीके से आपका बाइफर्केशन होगा। फैक्ट बेस्ड डिपेंड करता है, लकी रहे आप, अगर आपने अच्छा डिटेल किया हुआ है तो आप बता पाएंगे, और अगर लकी नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है या फिर आपने डिटेलिंग नहीं की, तो फैक्ट थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। एनालिटिकल एक्चुअली कैसा है कि वो लॉजिकल आपका एस्पेक्ट पे रहते हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। सो पहले का क्वेश्चन का आदित्य ने आई थिंक आधा से ज्यादा तो बोल ही चुका है इसमें से। सो ये आपको पता होना चाहिए, आईपीसीसी जो है वो WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या काम क्या क्या करता है? IMD भी है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो वैसे ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम क्या है? मौसम को जानना पहचानना, मौसम को बताते ना, पानी गिरने वाला या रेड अलर्ट येलो अलर्ट, और बेटा वो बंद कर दो, तो देखो छींक छाक होना चालू हो गया, AC बंद कर दो, तो जरा वो खोल देना बेटा आदित्य। नहीं वो गलत है ही, अभी क्या कर ले, तबीयत गड़बड़ चल रहा है भैया, मेरे को बीमार नहीं होने देना किसी। और क्या बोलूं, 25 बार हो नहीं, वो लॉग इन नहीं कर रही है, उसका कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। इंटरनेट का होता है कभी कभी नहीं पकड़ता है, उसमें ऐसा ही है। हालांकि अब बहुत कम होने लगा, नहीं तो मुझे याद है इनिशियल डेज में तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होता था, बट अभी उसका इंटरनेट ले ही नहीं रहा है, फिर आ गई है मुझे। चलो, तो पहला क्वेश्चन में WMO और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, दीज आर द 2 ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, आपको जब तैयारी कर रहे हो एनालिटिकल आप बोल रहे हो, तो अभी आप WMO पे थोड़ा डिटेल पढ़ लो।
थोड़ा सा आप यूएनईपी के बारे में पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1988 में दे रियलाइज्ड दैट डॉली बेटा आप अगर एग्जिट हुए आप तो आप एंटर मत होना, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है और बहुत बार डिस्टरबेंस हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल अब एंटर मत होना। आप उधर बाद में सुन लेना, इसको ऑनलाइन भी चालू है, ठीक है, इंटरनेट का इशू दिख रहा है आपका, यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है ये। हाँ, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि डब्ल्यूएमओ के बारे में आप थोड़ा रीड करिए, यूएनईपी के बारे में रीड करिए, इससे आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि डब्ल्यूएमओ का रोल क्या है, यूएनईपी का क्या काम है, और ये कभी भी काम पड़ सकता है। 1988 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था, फाइनली ये 1990 में कंक्लूड होते हुए बॉडी बना था, ठीक है। इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ आता है? सब कुछ मैक्सिमम चीजें या तो स्विट्जरलैंड में मिलेगी या यूएस में मिलेगी भाई। स्विट्जरलैंड इज एन स्कैंडिनेवियन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, ठीक है, और 195 मेंबर है करंटली इसमें। आईपीसीसी को यस नोबेल प्राइज जो है पीस प्राइज विद एल गोर फॉर कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मिला है, तो आईपीसीसी को ये भी। तो ऑल थ्री आर करेक्ट आंसर्स। चौथा पार्शली गलत है। व्हाट इज द मिस्टेक हियर? यस, एक्चुअली द राइट आंसर वहां पर होना चाहिए था, करेक्ट जो है वो है 1990। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट FAR जो है ऑफ आईपीसीसी का, वो कंप्लीट कब हुआ था? 1990 में हुआ था, 89 में नहीं हुआ था। तो इतना सा एरर है। तो दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज इतना माइन्यूट सा एरर आप पकड़ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड अगर ये गलत भी हुआ होगा तो ठीक है, बट वो हुआ कहाँ था? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब क्या बोलते हैं? COP। अभी रिसेंटली कौन सा COP हुआ था? 26, 27 अब होने वाला है। COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, तो रिसेंटली हुआ था, अभी 26 27 अभी होने वाला है। तो ये COP1 कहाँ हुआ था? नॉर्वे में 1990 में, ये पहली बार हुआ। इतना सब आपको बस पता चल गया ये पहले वाले, ठीक है, दिस इज गुड। सेकेंड, व्हाट इज द आंसर फॉर सेकेंड? सनलैंड हॉटस्पॉट्स। सो अब ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली जंप कर गया इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट होना उसमें स्वाभाविक है, ये बिल्कुल वैलिड है। और ये आपको समझना है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल न्यूज है उससे आपको इंडिया से रिलेट करना ही करना है। कुछ ही न्यूज़ेस ऐसी होंगी जब वॉर हो रहा है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, बात तभी होगा कि हम लोग नहीं आएंगे, अदरवाइज एवरी सिंगल एस्पेक्ट जिसका जो इंटरनेशनली कनेक्टेड है पर उसका इंडिया में एस्पेक्ट है तो जोड़ो जरूर उसको, तो बाय डिफॉल्ट ऐड कर लीजिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 6th असेसमेंट रिपोर्ट? तो सनलैंड हॉटस्पॉट जो होना चाहिए वो नहीं है हमारे, ठीक है। बट बाकी तीन समझ में आए क्या? हिमालयन इकोसिस्टम तो पता है, इसमें क्या चाह रहा है हिमालयन, यहां समझ रहे हो ये रिपोर्ट क्या है? हिमालयन इकोसिस्टम मतलब ग्लेशियर से रिलेटेड जो पिघल रहे हैं। इसके बाद कोस्टल जोन, सी लेवल जो बढ़ रहा है। व्हाट अबाउट डी? सेमी एरिड एंड एरिड रीजन दिया था, इसका मतलब क्या है? जो मरुस्थल एरियाज है, थार का मरुस्थल है देश में अपना, जहां पर जो कुछ सेंटीमीटर्स में ही पानी गिरता है हर बार, तो जो ज्यादातर हमारे नॉर्थर्न एरियाज में चलता जा रहा है, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज में, कुछ नॉर्दर्न एरियाज से फिर राजस्थान होते हुए और मद्रास जो चाइना के, सॉरी चेन्नई से लगा हुआ जो एरिया है कुछ, तो ऐसा बहुत बड़ा एरिया जो है वो सेमी एरिड और एरिड रीजन कहलाता है, जहाँ बारिश ना के बराबर होती है, वो एकदम मरुस्थलीय एरिया चले गए। तो ये तीनों हमारे लिए एक क्लाइमेट कंसर्न शो किए गए हैं। ओनली सनलैंड हॉटस्पॉट जो है वो नहीं कंसीडर किया गया है, इसलिए आंसर विल बी सी। तो आपको अगर नहीं पता था सेमी एरिड एरिड, तो सीधा गूगल पे डालना चाहिए भाई, हर चीज पता होगी जरूरी थोड़ी ना है। तो आपको नहीं पता फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो गलत है इसमें। अब थर्ड तो कंफर्म आपको तभी पता होगा जब आपने इसको डीप में पढ़ा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये बहुत पर्टिकुलर आता है, एक आध क्वेश्चन ऐसा ही पटक देगा वो आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट, तो कम से कम चलो उसने अपने लिए पहला दूसरा रिपोर्ट तो नहीं मांगा, वो भी लॉजिकली करेक्ट है ना। रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल मीन सी लेवल इंक्रीज बाय 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर बिटवीन 1901 से लेके
2018 मीटर। 9.2 मतलब 200 सेंटीमीटर हो गया भाई ना, सॉरी 20 सेंटीमीटर हो गया उसमें। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर भी एक अच्छी बड़ी बात हो गया। उतने लेवल से सी लेवल बढ़ जाना, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये और रैपिडली बढ़ेगा आने वाले समय पे। तो आप समझ लीजिए कि अगर रैपिडली बढ़ना चालू किया तो शाहरुख खान का बंगला तो डूब जाएगा। तो शाहरुख खान किधर रहेगा? टॉप फ्लोर पे रहेगा वो, फिर नीचे का बोर्ड से जाएगा क्या वो? ऐसे ही लगता है। शाहरुख खान का बंगला देखा है क्या? ये थोड़ा दूर है, उसको दिक्कत नहीं आएगी मेरे को लगता। मन्ना, चल नहीं, वो एक डेंजरस एरिया में से एक है, फिर भी वो बैंडस्टैंड वाला एरिया थोड़ा कम है, और बाकी का जो रीजन है वहां पे धीरे धीरे अभी प्रॉब्लम्स होने ही लगी है भाई, ठीक है। थर्ड हो गया, थर्ड वाज अ कंप्लीट फैक्ट बेस्ड। फोर्थ इज एकदम थर्ड का ही भाई है। इफ एमिशन कंटिन्यू टू राइज, हाउ मच वेट बल्ब टेम्परेचर विल अप्रोच टू एक्सीड द अनसर्वाइवेबल लिमिट ऑफ बी 35 डिग्री सेल्सियस of over much of India. This is again from Indian context. ठीक है? And the last one is, in which year of the National Action Plan for Climate Change was launched by Indian government? 2008 में। 2008 में ये हमने इसमें इंडिया का गवर्नमेंट एक्शन प्लान लॉन्च किया था, ठीक है। बट ये और भी क्वेश्चन बना सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे करंट में प्रेसिडेंट कौन है, कौन सा लेटेस्ट मेंबर ज्वाइन हुआ है, अभी रिसेंटली कौन सा मेंबर ऐड हुआ है ये, या फिर COP 27 कहाँ होने वाला है, COP 26 कहाँ हुआ था, हाँ 26 कहाँ हुआ था, समझ रहे हो आप? अगर आप एक बात ध्यान रखो बेटा, एनालिटिकल पार्ट नहीं पढ़ोगे, केवल फैक्ट पढ़ोगे तो भी आप एनालिटिकल से फैक्ट से नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि एनालिटिकल पढ़ोगे तो समझ आएगा कि कहाँ कहाँ मैं जोड़ूंगा, और जितना आप जोड़ सकते हो उतने आप फैक्ट निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना आप क्वेश्चन? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको पता नहीं कि ये COP से जुड़ा हुआ है, फिर कैसे? इज इट क्लियर? COP से अपने को जुड़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी तो बना के ऊपर ऐड ऑन करेंगे। डन। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सबने लिखा है नोट इसका? और लिख लेना जो बचा हुआ है इसमें से पॉइंट 5। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा। व्हाट इज द सेकंड टॉपिक? सो दिस इज द प्रेसिडेंट इलेक्शन। एक्चुअली ये थोड़ा सा हाँ मेरे ख्याल से 1-2 सेंटेंस रिपीट हुए हैं शायद इसमें, ठीक है, पढ़ लो पर। और उसमें 2 क्वेश्चंस भी हैं, तो पहले आपको पैसेज पढ़ना है, 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं, 3 मिनट ले लो तो वो 2 क्वेश्चन भी कर लेना। फिर से 5 लिख लिया, टॉपिक लिख दिया ऊपर, ये लिखते जाओ भाई, भूलना नहीं। डन। पैसेज पढ़ा, 2 क्वेश्चंस किए, तो 3 और करिए अभी, फिर इस पे अपन जाएंगे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैं आंसर्स बाद में बताता हूँ। लिख लिया, कर लिया? तो भाई वी already know that we have witnessed a president election, and this time president election was really unprecedented, because we have actually chosen a president in the name of Miss Srimati Draupadi Murmuru. She was basically a tribal woman, and she was the second woman president in India, which is holding this particular post, right? And most importantly, Draupadi Murmuru was basically is one of the lady who has worked really well for tribal people in Odisha के area में. She was formerly a governor. ठीक है? तो and ये ध्यान रखना, अपन को द्रौपदी मुर्मू के बारे में तो पता है, बट हो सकता है वो पूछ ले कि भाई उनके अपोजिशन में कौन खड़ा हुआ, who was the person who was in opposition. एटलीस्ट बेसिक तो पता होना ही चाहिए. तो he was a ex BJP foreign, he was a ex finance minister, he was a ex foreign minister of country. अटेंडेंस कहाँ है? एक्स फॉरेन मिनिस्टर, एक्स दूसरे तीसरे को छोड़ दो, अभी तीसरा तो मेरे को भी याद नहीं है, वो जरूरत भी नहीं। यशवंत सिन्हा. यशवंत सिन्हा was the person who has fought against द्रौपदी मुर्मू, या फिर आप बोल सकते हैं कि यशवंत सिन्हा इज द कैंडिडेट फॉर अपोजिशन. जनरली प्रेसिडेंट इलेक्शन जब होता है तो अब इसमें एक सरकार अपनी तरफ से
एक पर्सन को रखता है और अपोजिशन अपने तरफ से रखता है। इनफैक्ट और कोई भी लड़ सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी जो वैलिड जिस क्राइटेरिया में आता है 35 एंड अबव, मतलब मैं चाहूँ तो मैं भी लड़ सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें जो वैलिड क्राइटेरिया में आता है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो वो दो की अपन बात करते हैं। तो अपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट कौन थे? मिस्टर यशवंत सिन्हा। ही वॉज अ एनडीए में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ही वॉज ऑल्सो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यशवंत सिन्हा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जिनको याद ना हो या पढ़ा ना हो, मैं क्विकली जल्दी से बता देता हूं कि इलेक्शन में वोट कौन करता है और कैसे होता है, ठीक है। तो इलेक्शन हर 5 सालों में होगा, है ना। और हर 5 इयर्स के बाद जब इलेक्शन होता है तो इसमें जो वोट करते हैं वो जितने भी हमारे देश के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर इंटायर प्रोसीडिंग में वोट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? लोकसभा, अच्छा, राज्यसभा के इलेक्टेड रहते हैं। इलेक्टेड और रिप्रेजेंटेड अंतर समझते हैं। लोकसभा बोले तो जब आप चुनाव लड़के आए नितिन गडकरी जी, ठीक है, इन्होंने जिसको भी हराया था, आई थिंक जो प्रेसिडेंट है ना कांग्रेस का भी, उनको हराया था। तो नितिन गडकरी जी क्या कैसे जीते हैं? इलेक्शन जीत के आए हैं। अब और कोई कैंडिडेट जैसे निर्मला सीतारमन, शी इज अ रिप्रेजेंटेड, इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड मतलब इलेक्शन जीत के आया हुआ, है ना। रिप्रेजेंटेड मतलब नॉमिनेट किया हुआ, नॉमिनेटेड वाला। तो नॉमिनेटेड वाले जैसे निर्मला, मनमोहन सिंह जी ले लीजिए। मनमोहन सिंह जी कोई कभी चुनाव लड़े थे क्या? नहीं। वो कहां से आए थे? राज्यसभा से आए। वैसे ही हमारे महाराष्ट्र में भी रिप्रेजेंटेटेड एमएलए होते हैं। दो प्रकार के एमएलए होते हैं। एमएलए भी कौन से होंगे? इलेक्टेड और रिप्रेजेंटेड वाले। तो रिप्रेजेंटेड एमएलए कौन होंगे? जो एमएलसी से थ्रू चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपने पढ़ा होगा या नहीं तो पढ़ो आप भैया, इसमें बहुत जरूरी चीजें, छोटी छोटी सी बातें, क्योंकि इलेक्शन हुए, दो दो हुए, पहले प्रेसिडेंट फिर बाद में वाइस प्रेसिडेंट का। तो उसमें तो इंपॉर्टेंट आ ही गया ना। तो आप ये देखिए कि रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग जो एमएलए होते हैं, एमएलसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और एमपी जो होते हैं राज्यसभा को, उनको कौन रिप्रेजेंट करते हैं? जो स्टेट के जितने भी असेंबली वाले जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनमें ये लोग वोट करते हैं। इन लोगों की टोटल वोट की कीमत होती है और उस वोट की कीमत के बेसिस पे ये हर एक अपना स्टेट वाइज वोट किया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसमें हम नॉर्मल आदमी वोट नहीं कर सकते, कोई भी 18 वाला नहीं। उसमें कौन वोट करेगा? जो एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या पार्लियामेंट का है। कोई भी इलेक्टेड मेंबर अगर रहता है तो वो इसमें वोट करेगा। और हर एक स्टेट का अलग अलग, हर एक एमपी के वोट की अलग अलग कीमत होती है। तो एमपी की वोट की कीमत तो टोटल डिवाइड बाय करके निकाल ली जाती है। बट उनके उसके अलावा बाकी जो उनकी भी होती है, उनकी एक एमएलए की होती है, उनकी भी एक वोट का पावर होता है, उसके बेसिस पे निकाला जाता है। और फिर वो पूरा कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने के बाद फिर आपका एक हर एक के वोट की कीमत होती है, फिर देन उसमें वोट डाले जाते हैं। तो फिर जितने एमएलए फेवर में जाएंगे वो अल्टीमेटली वही मेजोरिटी वाला ही सिस्टम है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है हमारे देश के, जिसको हम लोगों ने राष्ट्र अध्यक्ष बोला गया। तो राष्ट्र अध्यक्ष मतलब क्या है कि जो सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सेनाएं हैं उनका लीडर है। और जितने भी इंपॉर्टेंट, जैसे जितने भी चांसलर से लेके सब चीज जितने भी वो होते हैं उनका वो मेन वो होता है सारे स्टेट्स का। बट जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो किसको दी गई है? पूरे देश को चलाने के लिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। तो प्रेसिडेंट कुछ भी काम अपनी मर्जी से कर नहीं सकता है। प्रेसिडेंट कैन सजेस्ट टू प्राइम मिनिस्टर कि ऐसा कर लेना चाहिए। और प्रेसिडेंट अगर जैसे इसमें मेंशन किया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए या राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अपनी ही गवर्नमेंट, क्योंकि जो जनरली प्रेसिडेंट बनता कौन है? जो गवर्नमेंट चला रहा है उन्हीं का ही बनता है, लगभग लगभग 99% टाइम पे वैसे ही होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अगर अपोजिट में जा रहे हो तो उसके लिए क्या कर रहे हैं अपन? उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो वो भी यहाँ पर बात समझने वाली बात है कि प्रेसिडेंट जनरली जो होते हैं उनके पास पावर्स कितनी है। तो आपको प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ना चाहिए और ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, जब तक वो
किसी भी लॉ पे जब साइन नहीं करेगा वो लॉ फाइनल नहीं होगा। हमारे यहाँ लॉ का बनाने का या अमेंड करने का रास्ता क्या है? सबसे पहले कोई नेशनल लेवल का लॉ है तो सबसे पहले वो लोअर हाउस बोले तो लोकसभा में पास किया जाएगा मेजोरिटी के साथ। उसके बाद जब वो पास होगा, उसके बाद उसका कुछ टेन्योर होता है, उस बीच में जाके उसको राज्यसभा, जिसको अपर हाउस बोला जाता है, वहां पारित किया जाना पड़ता है। ये दो चीजें तो आपको पता है, बट इसके पहले भी एक और होता है, कोई बताएगा? इन दोनों के पहले, इसके बाद तो प्रेसिडेंट पे बात जाएगा, इन दोनों के पहले क्या होता है? जब भी कभी बिल आता है तो वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी पे जाता है, उसके बाद वो लोकसभा पे जाता है। अब व्हाट इज जेपीसी? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जनरली हर मैटर्स पे, जैसे अभी जो सोशल बिल आया, सोशल मीडिया आईटी बिल आया, वो आईटी बिल आईटी कमेटी के पास जाएगा। हालांकि शशि थरूर को थे उसमें, उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया, तो अभी कोई भी नहीं है, बीजेपी का ही कोई बना होगा। तो एक्चुअली हर मैटर में, डिफेंस में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है, फिर आपका होम होम के लिए एक अलग जॉइंट पॉइंट पार्लियामेंट के, हेल्थ के लिए अलग है, आईटी के लिए अलग है। तो सबसे पहले कोई भी मैटर पे जो बिल होता है वो जेपीसी के पास जाता है, वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। अगर उन्होंने बोला कि हाँ सब बराबर है, ले जाओ, तो लोकसभा। जो किसान बिल है, एग्रीकल्चर बिल जो बाद में वापस आया, वो जेपीसी पे गया ही नहीं। और यही प्रॉब्लम हुआ 2019 से लेके अभी तक, जितने भी मैक्सिमम बिल आए। इसीलिए मोदी जी को इतना ये लोग सब बोलते हैं कि ये डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर बिल जेपीसी तक गए। ये एक्चुअली गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे, जेपीसी एक नाम मात्र की पार्लियामेंट कमेटी होती, बट उसका एक एडवांटेज, जैसे नाम मात्र का प्रेसिडेंट है, अनफॉर्चुनेटली बोलना नहीं चाहिए बट नाम का ही है, तो वैसी जेपीसी भी होती। तो जेपीसी पे अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो रख सकता है। इसका पर्पस क्या होता है कि भाई हम अपोजिशन वालों, जेपीसी में सारे लीडर्स होते, स्टेट मतलब सारे पार्टीज के लीडर्स होंगे, और उसमें जनरली एक प्रथा है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो जेपीसी का कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बना। तो जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो उसमें जेपीसी का चेयरमैन नहीं, उसमें उसमें बीजेपी का चेयरमैन नहीं होगा, हमेशा दूसरी पार्टी का होगा, दूसरे को मौका मिलेगा। इसका पर्पस क्या है भाई? डेमोक्रेसी का मतलब यही है ना कि हम जेपीसी, कोई बिल आ रहा है, बिल आ रहा है मतलब कानून, या तो बदलाव हो रहा है या नया कानून आ रहा है। तो इतना बड़ी बात है, कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे देश में भी। तो पहले हम जेपीसी पे जाते हैं। जेपीसी पे जाने का एडवांटेज ये हुआ कि पहले ही डिस्कस कर लिया, अगर कुछ प्रॉब्लम है भाई तुम्हारे को, तो अपन ने पहले ही संशोधन कर लिया, फिर वो गया काय पे, लोकसभा में पारित होने को। ठीक है, तो सबसे पहले एज पर द रूल कहाँ जाना, एज पर द जनरल कॉन्सेंट कहाँ जाता है? जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। फिर कहाँ जाएगा? लोकसभा। लोकसभा में पास हुआ तो फिर राज्यसभा, राज्यसभा में पास हुआ तो फिर प्रेसिडेंट का उसमें आता है। अब जो किसान बिल था, वो तो आपको पता है कि पार्लियामेंट में जाने के बाद भी वापस लेना पड़ा। तो यस, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास ये पावर है कि वो चाहे तो वो बिल वापस ले सकता है। तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जब गुरु नानक जयंती के टाइम पे, लास्ट ईयर आई थिंक, उसी दिन गुरु नानक जयंती के दिन पे ही गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया था लॉ को। तो ये प्राइम मिनिस्टर के पास उसकी पावर्स है, या मतलब ऑफकोर्स जो प्राइम मिनिस्टर उसके कैबिनेट के पास ये पावर्स होती है। और एक्चुअली देखा जाए तो बिल कैबिनेट में पहले डिस्कस होता है, तो वो इंटरनल होता है उनका, इसलिए उसको हम लोग अपने फ्लो चार्ट को नहीं डालते। तो प्रेसिडेंट का रोल कहाँ आ रहा है? कानून बना तो उसमें हस्ताक्षर करना जरूरी है भाई, अगर वो साइन नहीं करेगा तो नहीं होगा। ऐसे पास्ट में हुआ है कि जब कभी प्रेसिडेंट ने मना कर दिया हो करने के लिए, फांसी देने के भी टाइम पे भी फाइनल वर्डिक्ट किसका होता है? अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि नहीं इसको माफ कर दो, तो फिर पलट सकते हैं। सबसे बड़ा क्लासिकल केस राजीव गांधी के असेसिनेशन के लिए, जो लेडीज, जो जो लेडी थी, उसको प्रेसिडेंट ने माफी दे दी थी। और कई ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पे प्रेसिडेंट ने मना कर दिया नहीं, जैसे अफजल गुरु की डेथ हुई थी, अफजल गुरु हो गया, इस पे प्रेसिडेंट पे उसने मर्सी पिटीशन दायर की थी। तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है, इच्छा जो जो डेथ पेनल्टी वाला, हाँ जो भी है वॉटेवर। तो हाँ, आप ये अजमल कसाब को भी मना कर दिया था प्रेसिडेंट ने, नहीं नहीं होगा बोले, उसको रूल आउट नहीं करते। क्लियर है? तो प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। इस साल प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है, तो मुझे लगता है कि आइदर वीपी और प्रेसिडेंट, दोनों में से कोई एक ना एक आपको टकराएगा। इसलिए भाई इतना अच्छा पढ़ो। तो सबसे ज्यादा मैं काय पे एम्फेसाइज कर रहा था? प्रेसिडेंट के पावर्स पे।
तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। बताओ भाई पहले का आंसर क्या है? चलो पांचों आंसर मैं ही बोल देता हूं पहले। फर्स्ट इज ऑलरेडी बता चुका हूं, दिल्ली। दूसरा सी, थर्ड इज बॉम्बे, फोर्थ बॉम्बे, और 5 इज ए। सी सेकंड इज सी, दिल्ली। लिख लिया? कितने सही कितने गलत बाजू में लिखो, अब उसको कैलकुलेट बाद में देखेंगे। तो अंडर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ईच वोटर कैन, आपको पता है कि जब आप खुद वोट डालने जाएंगे तो आपको कितने कितने लोगों को वोट देना है? यू कैन वोट फॉर ओनली वन। अगर आपने धोखे से भी दूसरे पे भी ठप्पा मार दिया, अब आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स है आइडियली, तो मैं तो हो ही नहीं सकता। पहले ऐसे होता था ना, वो अभी भी वो जो ये जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है वो बैलेट पेपर पे ही होता है। दो पे ठप्पा मार दिया तो दोनों को चला गया, तो वो चलेगा नहीं। बट यहाँ पर यू कैन गिव अ प्रेफरेंस, तो यू कैन गिव अ प्रेफरेंस, तो एज मेनी प्रेफरेंसेस यू वांट यू कैन गिव। तो एज अ एमएलए इफ यू वांट, पहला नंबर मेरा ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चले। इज इट क्लियर? हु कैन नॉट वोट इन इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। कौन से नॉमिनेटेड मेंबर? एंग्लो इंडियन, है ना, वो जो अलग जो होते हैं, उनको केवल नॉमिनेट किया। जिसको कौन नॉमिनेट कर? सचिन तेंदुलकर। अभी रिसेंटली कौन है स्पोर्ट्स में? पीटी उषा। पीटी उषा को बनाया ना राज्यसभा मेंबर। तो पहले कौन? सचिन तेंदुलकर था, रेखा थी, और ये सब, ये लोग कौन थे? ये लोग नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड इन्होंने राज्यसभा में, देखो राज्यसभा वाले वोट कर सकते हैं, पर राज्यसभा में भी कौन से होते हैं? एक इलेक्शन के थ्रू आते हैं। राज्यसभा में भी कौन आते हैं? राज्यसभा के एमपीस का इलेक्शन कैसे होता है? एमएलए वोट करते हैं। हर एक सीट का, हर एक स्टेट का अलग अलग कोटा होता है, तो वो एमएलए वोट करते हैं राज्यसभा में एमपीस को चूज करने के लिए। बट नॉमिनेटेड कौन होते हैं? वो लोग जिसके पास, किसने, प्रेसिडेंट को पास प्राइम मिनिस्टर ही बताता है कि ये 10 नाम। अल्टीमेटली अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम क्या है कि बताया कि वो किसका राइट है? प्रेसिडेंट का। करता कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर ही बोलेगा भाई जाओ ये सचिन तेंदुलकर को। अब कल को ये बीजेपी वाले बोले कि नहीं हम MS धोनी को भेजेंगे, सौरभ गांगुली को भेजने की बात चल रही थी, वॉट। तो सचिन तेंदुलकर जब बने थे आपको पता है राज्यसभा एमपी थे वो, ही वॉज अ नॉमिनेटेड एमपी, ही हैज नॉट फॉट एनी फाइट, ऐसा कोई बैटल नहीं लड़ा। तो कौन नहीं वोट कर सकता है? नॉमिनेटेड वोटर। बाकी इलेक्टेड लोकसभा, इलेक्टेड राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट सब वोट कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। आर्टिकल, अब ये तो आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं। आर्टिकल 54 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज that president of India is elected by the member of electoral college. Please remember question. आप जैसे अभी ये बोल रहा था आतिफ की भाई सारे आर्टिकल है, तो पढ़ लो क्वेश्चन। अलग अलग आर्टिकल्स का अलग अलग एलेबोरेशन है। Which article of Indian Constitution deal the president with the president election? प्रेसिडेंट पावर के लिए अलग आर्टिकल होगा, समझ रहे हैं आप? तो 54 is president of India is elected by the member of electoral college. Is it clear? And in this article, and in article 55, the state includes the national capital territory of Delhi and union territory of Pondicherry. ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 54 would be your answer. ये चौथा क्वेश्चन, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को लेके आपको गुस्सा भी आएगा कि ऐसा क्यों करते हो, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, भेजना देना पड़ता है, एक आध दो आ ही जाएगा, है ना। हु हैज बीन, भाई रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? कौन मतलब क्या करता है रिटर्निंग ऑफिसर? जो काउंटिंग करता है, तो जिसके अंडर में बैठ के काउंटिंग होती है वो बैठेगा यहाँ पे, और वहां पे आप देखते हैं ना अपने सब जगह रिटर्निंग ऑफिसर उसका बाहर नहीं,
उसके सामने बैठ के वोट काउंटिंग होगी और उसकी साइन लगेगी कि इसको इतना वोट मिला, इसको इतना मिला। वो चेक, वो सबके वोट नहीं गिनता बैठेगा, बट वो चेक कर सकता है, क्रॉस चेक कर सकता है, पर उसके सामने निगरानी में रख। तो इज अ रिटर्निंग ऑफिसर, इट्स अ इम्पोर्टेंट पोस्ट है। अब हमारे यहाँ इतने सारे पोल बूथ होते हैं तो बहुत सारे रिटर्निंग ऑफिसर हो, बट यहाँ तो एक ही तो रहेगा ना। ये सारे स्टेट में इलेक्शन हुआ, आपको क्या लगा कि सारे एमएलए दिल्ली गए? नहीं, सब अपने अपने स्टेट असेंबली में जाते हैं, वहां पर वोट दिया, वोट देने के बाद वो बैलेट उठा के कहाँ पहुंच गया? वो दिल्ली। दिल्ली गया और वहां पर एक कॉमन प्लेस में ले जाके रिटर्निंग ऑफिसर रहेगा, उसके सामने पे ये लोग काउंटिंग करेंगे। कैसा चलता है सिस्टम? पीसी मोदी। हाउ मेनी, अरे ये नाम आप याद नहीं रख सकते, कहां तक याद रखोगे? अब अपनी लग 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 रहा तो रहा होगा भाई। अब ये पीसी मोदी जा गए तो अपनी किस्मत ही है कि नहीं? हाउ मेनी इलेक्टर्स इंक्लूडिंग एमएलएज एंड एमपी विल बी वोटिंग फॉर 22 इलेक्शन? दिस इज अगेन रिडिकुलस, बट क्या कर सकते? 4800 एंड, पर अब याद रहेगा, है ना? अच्छी बात क्या थी कि दूर दूर थे भाई, है ना? 4809, 4808, 4807 तो नहीं बोला, कम से कम 4800 याद रहेगा तो उतना भी काफी। जिसमें से 543 लोकसभा, 240 245 राज्यसभा, मतलब 750 के आसपास कौन है? एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और बच्चे के बच्चे सारे के सारे जो बच्चे हैं, 4000 करीब करीब एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लगभग 4000 हमारे एमएलएज, जिसमें जैसे महाराष्ट्र में 240 हैं, जैसो नो, यूपी में 400 हैं, अभी इलेक्शन होने वाला गुजरात में, उसमें 160 है, 100 कुछ है ना। इज इट क्लियर? तो हो गया ये पांचवा। क्या कर रहा केजरीवाल? वो इंडियन पॉलिटिक्स का वो सबसे बड़ा जोक है। चलो, तो दिस इज योर थर्ड टॉपिक, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसमें नेशनल एम्बलम का इंपॉर्टेंस बताया है। चलो, लेट अस रीड, 2 मिनट्स, कॉन्सेंट्रेट, 5 क्वेश्चन लिख लीजिए। तो चलो पहले आंसर्स, फिर ये न्यूज के बारे में अपन बात कर लेते हैं। दिस इज थर्ड पैसेज अपना, ठीक है? तो आगे पूरे सही। देखिए पहले वाले का सही किसने, पहले वाले का आंसर क्या है? फर्स्ट इज ए, मुंडका उपनिषद। फर्स्ट इज ए, सेकंड बॉम्बे, थर्ड बॉम्बे, फोर्थ सबसे इजी क्वेश्चन था। वेरी गुड आदित्य। टाटा प्रोजेक्ट्स, इसको लेके डिस्प्यूट भी था, मैं बताऊंगा अभी जब डिस्कस होगा। और 5 इज ए, 5 इज ए, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। तो अब आप देखो, नेशनल इमेम्बलम एक अपने आप में न्यूज है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये क्या है? व्हाट इज दिस? अरे वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है ना? वहाँ लुटियंस जोन है, उसको खत्म करके वहां पर एक एरिया पूरा डेवलप किया जा रहा है, जिसमें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग प्लस और भी बहुत सारी चीजें की जाएंगी। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज बेसिकली एक अपना न्यूज। फिर इमेम्बलम जो है उस पर बदलाव या उस पर कुछ आना, वो एक अलग न्यूज बन गया। और ये एक एस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमेम्बलम दिया हो। तो देखो पैसेजेस ऐसे ही बनाए जाते, यहाँ पैसेजेस में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया कि जो गवर्नमेंट ने जो नेशनल इमेम्बलम में जो शेर है अपना, ठीक है, जो लायन है, उसका जो उन्होंने चेहरा दिखाया है वो थोड़ा एग्रेसिव दिखाया, एंग्री दिखाया है। वो जो एग्रेशन है वो एक्चुअली कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे नहीं चलता। अब सब अपने अपने तरीके में सोशल मीडिया पे अगर आप अपडेट रहोगे तो आपका दिमाग वैसे ही खराब हो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है? अपने किसकी बात सुनना नहीं। अल्टीमेटली हमको ये देखना है भाई कि यार ये छोटी मोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा कॉन्टेक्चुअली अपने को डिफरेंशिएट नहीं देना है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर न्यूज जो है ये इस बात को लेके डिस्कस कर रहा है कि जो लायन है उसका जो फेस है वो थोड़ा एग्रेसिव दिखा है।
आपको पता होगा लायन जो है वो अशोक स्तंभ में जो लायन लगा हुआ है उसकी चार चार लायन है, जिसमें से 3 फेसेस दिखते हैं और एक विजिबल नहीं है। तो जो विजिबल नहीं है वो कौन सा है, चौथा पिलर है। और जो 3 विजिबल है वो कौन से हैं? 3 मेजर पिलर नहीं, एक ऑर्डर से दो। सबसे पहला होता है लेजिस्लेचर, जो कानून बनाता है, मतलब जो पॉलिटिशियंस है उनको नंबर 1 पिलर बोला गया है। नंबर 2 इज जुडिशियल, जुडिशियल तो जो कानून बनाया उसको रखवाली करने का काम किसका है, जुडिशियल का। और थर्ड होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम करते हैं। ये 3 पिलर है। और चौथा पिलर अनफॉर्चुनेटली यस इट इज इंडियन मीडिया, सॉरी मीडिया, इंडियन नहीं बोलना चाहिए, हमने मीडिया को 4th पिलर माना गया है, क्योंकि मीडिया का काम क्या है कि भाई कुछ ये तीनों को पकड़ के रखना, ये तीनों को गलतियां निकालते रहना, है ना, और पैसे खा लेना, और पैसे खा के फिर किसी एक चैनल, किसी एक पार्टी की तरफ घूम जाना, है ना, ऐसे ही करते हैं ये लोग। क्या करें अपन, अब बताओ। चलो, तो आई थिंक ये न्यूज बेसिकली आपको समझ में आ गया। तो ये एम्बलम बेस्ड न्यूज है जिसमें आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसका फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बलम जो जो है उसमें क्या क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ना, पूरा पहला पेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, फर्स्ट पेज में पूरा मेंशन है ये बातें। तो कैसे क्या 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 जो जो चीजें हैं उसको आप अच्छे से लिख लेना, अच्छे से देख। मेरे ख्याल से अपने मटेरियल में भी एम्बलम के लिए ऊपर काफी हद तक दिया हुआ है, तो वो मटेरियल आप एक बार देख लेना भाई, वो थोड़ा सा फैक्ट है और मैं उतना ज्यादा उस पर नहीं जानता हूँ। पर जो न्यूज था वो अपन ने डिस्कस कर लिया कि अब जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर में पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनेगी नई वाली, उसमें वो जो एम्बलम बनाया गया है वो करीब अच्छा खासा 6.5 फीट 6.5 मीटर लंबा जो स्तंभ बना है, उसमें ये जो इमेज जो पोर्ट्रे किया गया है लायन का, वो थोड़ा सा कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, इसीलिए ये न्यूज बना है। ठीक है, तो चलिए, तो पहले का आंसर तो पता ही चल गया अपना का मुंडका उपनिषद। ठीक है, सेकंड का आंसर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकंड का आंसर इज नंदलाल बोस है, बट 5 स्टूडेंट ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट नंदलाल बोस क्रिएटेड द नेशनल लिंक। 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, नंदलाल बोस जो थे उनके 5 स्टूडेंट्स ने मिलकर क्या क्रिएट किया था, नेशनल एम्बलम क्रिएट किया था। ठीक है, थर्ड इज what is the height of newly designed emblem? Obviously 6.5 मीटर। ठीक है, 1 फीट मतलब कितने मीटर्स, देखो ऐसे कैलकुलेट करना, सुनो इधर, 1 फीट का मतलब होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यस और नो। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आते हैं, सॉरी 1 फीट मतलब 30 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी, 1 फीट का मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया, 30 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 फीट के लिए कितने मीटर्स लगेंगे लगभग, 1 फीट के लिए कितने सेंटीमीटर लगेंगे, कितने मीटर लगेंगे, लगभग 1 मीटर जो होता है वो 3.3 फीट के बराबर होता है, 3.5 फीट के अलावा। तो हमारी जो हाइट होती है जनरली वो 2 मीटर के अंदर में होती है। तो यहां पर आप मान लो कितना हो गया, एक मीटर में कितने फीट हो गए, इतना नहीं, ये तो कितना हुआ, 10 फीट हुआ, ये 12 फीट हुआ मैक्सिमम। अरे मीटर में वो 6.5 मीटर कितना बड़ा होगा, एक, अरे भैया 1 मीटर मतलब लगभग 3.25 फीट, 20 फीट के ज्यादा जाएगा। 21.8, ठीक है, अच्छा खासा लंबा, 25 से 20-22 फीट, 20-22 फीट का। डन, 6.5 मीटर आ गया। चौथा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला है और विस्ता का भी उन्हीं को ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
कि एलएनटी को मिला है? चौथा वाला टाटा को ही विस्ता का भी मिला है, और किसी को पूरा का पूरा विस्ता प्रोजेक्ट का जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है। और इसमें इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि इस पे बिड करने के लिए शापूरजी पलवंजी ने भी बिड किया था। शापूरजी पलवंजी क्या, जो साइरस मिस्त्री जो नहीं रहे हैं, उनकी कंपनी, उस समय टीसीएस के वो चेयरमैन थे एक समय पे, और वो अलग हो गए थे। अलग हो गए थे मतलब उनको निकाल दिया गया था अनफॉर्चुनेटली। तो एज पर द रूल अगर टाटा ने प्रोजेक्ट सबमिट किया, क्योंकि टाटा सन्स में 17% हिस्सेदारी शापूरजी पलवंजी ग्रुप की है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स के अंडर वाले जितने भी हैं तो वो कोई और उनकी फॉर्म नहीं कर सकती थी। इसलिए वो केस भी गया था कि शापूरजी पलवंजी ने क्यों बिड किया है। आई थिंक वो टॉप बिडर्स में से वो भी थे, आखिरी के 3-4 जो बिडर्स थे। बट फाइनली वो इतना दिक्कत नहीं गया। किसको मिला है वो? टाटा प्रोजेक्ट्स को। टाटा प्रोजेक्ट्स को वो मिल गया काम के लिए। और पांचवा वाला तो भैया अभी आदित्य रखना पड़ेगा, वो आ गया तो ठीक है। सुनील देवरे ऑन रोमिल रोसे, हु अमंग द फॉलोइंग आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ द न्यूली हाईली डिजाइन। पर ये याद रखने वाली चीज, ये चेंज नहीं होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सुनील देवरे एंड रोमिल मोजेस। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। चलो, तो आ गया पैसेज 4 हमारा, लिख लो सामने, भूलना मत मेरे को 10 टॉपिक देने के लिए, ठीक है। और मंडे को होगा उसका लेक्चर मोस्ट, सैटरडे संडे आपके कुछ पढ़ो पढ़ो। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप लोगों में से कोई गलती कर रहा है कि केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पैसेज नहीं पढ़ रहे, तो ये मिस्टेक है, मैं बता देता हूं। ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि कुछ पैसेज में से निकल जाए, ज्यादातर नहीं निकलेगा, बट फिर भी अगर निकल गया तो बदकिस्मती रहेगी आपकी। इसलिए बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना ये बात। पैसेज पढ़ो, ठीक है। तो हो गया ये पहला, ये रहे बाकी के 4। और ज्योमेट्री, सॉरी ज्योग्राफी लवर्स, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सो पहले आंसर्स देख लेते हैं। पहले का क्या है? वेरी गुड आदित्य, आदित्य ने बोला ना कंबोडिया, फैंटास्टिक। दूसरे का ये भी ध्यान रखो, टेम्पटेशन अच्छा नहीं होता है। अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ देना, समझ रहे हो? क्या मार्क करते जा रहे हैं क्या कुछ भी? नेगेटिव मार्किंग है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी इस बार हर बार रहेगा भाई, आदत नहीं डालना खराब है, कुछ भी मार्क कर दिए। दूसरे का स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, सी। थर्ड दिल्ली, इट्स दिल्ली। फोर्थ, वंडरफुल, फोर्थ इज शिंजो आबे। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों अनफॉर्चुनेट है अभी अपन डिस्कस। दिल्ली इसलिए तो अनफॉर्चुनेट, जिस तरीके से गए। कल इमरान खान चले जाने वाले थे, हवा चली थी, कुछ भी। अरे वो डराने के लिए पैर पे ही मारा है उसको। तो तुमको क्या लग रहा है एकदम परफेक्ट है भैया वो लोग? किस किस का असैसिनेशन नहीं कर डाले उन लोगों ने। पांचवे का बॉम्बे 2020। तो भाई साउथ चाइना सी इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड सी कोस्टल एरियाज है। दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया कहाँ है? तो वो तो अपने को पता होना चाहिए कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच वाला है। बट जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया कौन सा है? तो वो साउथ चाइना सी। चाइना का कहना है कि सब कुछ ही मेरा है, सभी कुछ मेरा है भाई, मेरे पास ही सब कुछ रहना चाहिए। बट अब ये बीच के रास्ते में बेचारे, ये जो देश आते हैं, छोटे 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 से देश आते हैं, उनका क्या लेना देना? उनको क्या कहना है भाई? उनका कहना हमारा एरिया तो छोड़ दो, बाकी सब तुम रख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो साउथ चाइना सी के लिए चाइना बहुत समय से लड़ाई लड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है
चाइना का कहना है कि भाई उसका एंशियंट इतना पुराना है कि उसके हिसाब से सब कुछ ही उसके आसपास का एरिया उसका टेरिटोरियल होता है। तो ये हमारा शुरू से ही ऐसा है। तो उसका मेन रीजन क्या है कि जो सिल्क रोड बन रहा है ना, जो इंसान है अपना शी जिनपिंग, इनका क्या कहना है कि भाई दुनिया को कब्जा करने के लिए जैसे यूएस ने क्या किया, इकोनॉमिकली सबको बांध के रखा, वैसे ही वो इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को बांधना है। और उसका तरीका यह है कि भाई हर एक कंट्री को चाइना पे डिपेंडेंट बनाओ। डिपेंडेंट कैसे बनेंगे? कनेक्टिविटी के थ्रू। आपको सिंपल सी बात है, बाकी सब पैट्रियोटिज्म तेल लेने गया, आपको जो सस्ता मिलेगा अच्छा मिलेगा वही खरीदोगे ना भाई। तो चाइना से आपको मेरे को अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा, तो मैं चाइना से खरीदूंगा, बाकी गए चूल्हे में। अल्टीमेटली अपन कब तक पैट्रियोटिक हो सकते हैं? एक लिमिट है ना। तो यही बेसिकली हो रहा है चाइना, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग। तो साउथ चाइना सी इज वन ऑफ द मेजर एरिया वेयर चाइना जो है अपना जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और वो ट्रांसपोर्टेशन पे बिकॉज अलग अलग कंट्रीज क्लेम करते हैं, इसलिए उनके ट्रांसपोर्टेशन में उतना आसान नहीं जा रहा है। अगर वो क्लेम साउथ चाइना सी का चाइना के पास आ गया तो फिर इजीली दे कैन यूज दीज पोर्ट्स एंड दीज जितने भी वो है एरिया, सिक्योरिटी, मतलब सारे आसानी से। वो मेन मुद्दा वही है पूरा। इज इट क्लियर? तो अभी पार्सल आइलैंड पे साउथ चाइना सी एक यूएस का एक शिप डिस्ट्रॉयर सेल्ड जो है वो डिस्प्यूटेड पार्सल आइलैंड पे आया। तो चाइना ने क्या करके रखा ना, टेरिटरीज बांध के रखा कि भाई ये मेरा एरिया तो मेरा ही रहेगा, वो तो तुम्हारा एरिया है वो मेरे लिए डिस्प्यूटेड। जैसे ताइवान इज अ डिस्प्यूटेड एरिया फॉर चाइना। अब उसमें इंडिया, यूएस, ये लोग नहीं उतर सकते। तुम नहीं, मतलब उतर, हम लोग तो जा सकते हैं, बड़े लोग नहीं जा सकते। कोई प्रेसिडेंट ऐसा कोई नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि चाइना बोलता है ये मेरे हिसाब से डिस्प्यूटेड। तो उनकी उसका पावर ऐसे चला था। तो अभी वो जब ये नेवल शिप अभी वहां पे डिस्ट्रॉयर सेल्ड वहां पे वो हुआ, तब उसके बाद से ये न्यूज आया और उसी के बेसिस पे ये बना है। तो ये आपको पूरा हिस्टोरिकल पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी का ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। आप मैप के थ्रू अगर देखेंगे, यू विल फाइंड द इंटायर टेक्स्ट। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर वन में मैं आपको बता दूं कौन कौन से डिस्प्यूटेड हैं। सो आप चाहें तो उसके बाजू में या कहीं पे भी लिख लेना। साउथ चाइना सी से डिस्प्यूट किन के बीच में है? तो चाइना के साथ ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया एंड ब्रुनेई, ये सारे। नहीं, इंडोनेशिया नहीं दिख रहा है मेरे को। इंडोनेशिया भी है? नहीं है ना, तो कहाँ है इंडोनेशिया? ये भैया इंडोनेशिया भी ऐड करो। नहीं है तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या भैया? तो कम, आप ऑप्शन में कंबोडिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, राइट। राइट, इंडोनेशिया नहीं है, ये गलत हो गया है क्वेश्चन, ये वाला गलत हो गया। तो जिन्होंने बी और डी दोनों जिसने मार्क किया, दोनों का सही। बी और डी अगर वैसे भी रहोगे ना तो खुश हो। तो कौन कौन सा डिस्प्यूट है? चाइना का साथ ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है और ब्रुनेई है। ये सब कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया और कंबोडिया इसमें नहीं है। ठीक है? Which of the following straits connects the Andaman Sea and South China Sea? Strait of Malacca waterway connecting the Andaman Sea and the South China Sea. It, ध्यान से सुन लो, it runs between the Indonesian island of Sumatra to the west and peninsular Malaysia and extreme southern Thailand to the east, and has an area of 25,000 square miles, लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, बराबर। ऐसा घूम के पूरा उसमें, हाँ, जाते जाते निकलना पड़ता है, नहीं तो इंडिया को फाड़ के निकलना पड़ेगा ऐसा, है ना? चलो, third is which among the following island is not contesting the terrestrial in D? D क्या है? The Senkaku Island dispute or
डायू आइलैंड डिस्प्यूट इज इसका नाम दूसरा भी है भाई, DIAOYU, डायू आइलैंड, DIAOYU is a territorial dispute over group of uninhabited island known as Senkaku Islands, Japan, the Diaoyu Island in the People Republic of China. ठीक है, चौथा तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन कर सकता हूं, तीसरा मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता है, चौथा वाला डेफिनेटली यस। तो क्वाड इज नथिंग बट क्वाड्रिलेटरल कैसे क्वाड बना है, 4 मेजर कंट्रीज टू काउंटर चाइनाज एक्सपांशनिज्म इन इंडिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, क्वाड का पर्पस था कि भाई चाइना का जो एक्सपांशन बहुत ज्यादा हो रहा है रिग्रेसली, उसको रोकना, तो इसमें इंडिया को इंक्लूड किया गया, इंडिया को इंक्लूड करवाया गया। एक्चुअली ये बिटवीन किसके था, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में था, बट हालांकि बाद में इंडिया को भी उसमें इंक्लूड कर ही गया स्टार्टिंग से, इसलिए वो क्वाड बना बाद में। ठीक है, तो ये क्वाड इस 4 मेजर कंट्री जो बहुत सताए हुए हैं किसके, चाइना के, तो चाइना से सताए हुए हैं। हालांकि जापान और इंडिया ज्यादा परेशान है, यूएस तो उतनी दूर बैठा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया उतना नहीं डिस्प्यूट करता है, उतनी लड़ाई नहीं लड़ता जितनी अपनी है, तो फिर भी ये 4 लोगों का मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बना। अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड शिंजो आबे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, जो उनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया। शिंजो आबे was not a prime minister when he got assassinated. अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेटेस्ट असैसिनेशन किसका हुआ है तो वो शिंजो आबे का है। तो शिंजो आबे को अभी कुछ महीनों पहले किसी ने गोली मार दिया था ना, शूट। हाँ हाँ, तो वो उनको, पर वो किसको गोली मारा था और कब मारा था, जब वो प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन करके वो बेचारे रिटायरमेंट ले लिया था, फिर भी अपनी पार्टी के लिए वो करने गए थे, रैली पे गए, वहां मार दिया। एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पॉलिटिशियंस ऑफ जापान, को बहुत लंबे समय तक रूल भी किया है उन्होंने। शिंजो आबे वाज वन ऑफ द रियली गुड लीडर्स। तो उन्होंने ये फर्स्ट प्रपोज किया था, किस सब कब प्रपोज किया था, कोई बताएगा? यस, 2007 में प्रपोज किया था शिंजो आबे ने कि ये क्वाड बनना चाहिए। वंडरफुल। ठीक है, मलाबार एक्सरसाइज जो है वो स्टार्टेड एज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इन 92 बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। याद रखना, मलाबार जो था वो 92 में शुरू हुआ, किसके बीच में, इंडिया और यूएसए। बाद में इसका एक्सपांशन हो गया, 2015 में जापान आया, और 2020 में किसको लिया, इन 2020 में ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्री टू इंक्लूडेड। चाइना है क्या? चाइना तो है ही नहीं ना, नहीं वो दिख रहा है मेरे को भी, चाइना है क्या? ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन सही है, चाइना की जगह नहीं। वो अब सीधी सी बात है ना, दो शेयर थोड़ी ना आपस में लड़ेंगे। दिल्ली में कि JNK में? चलो डन, दिस इज डन। ठीक है, चलो भाई जल्दी जल्दी करो, इसे खत्म नहीं होगा। 5वां नवंबर दिसंबर में सुना था मैंने, 27 G20 रहेगा वो, 27 थोड़ी ना हो जाए। चलो फटाक से पढ़ो। पैसेज 5, इंडिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट लेबोरेटरी कंफर्म। ये थोड़ा सा अजीब सा पैसेज था, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। सो व्हाट इज द फर्स्ट, सेकंड हो गया, पढ़ लिया ना? तो बेटा अभी कर लो, आपको बाद में हम लोग WHO भेजेंगे, वहां पे WHO में
आप दोनों आपस में बैठ के थोड़ा आर्ग्यूमेंट करना, कहाँ क्या बना, उससे कुछ निकल के आ जाए। 2 लोगों को हुआ था, तो 2 लोग क्यों ऐसा, क्या 2 कोई स्पेसिफिक 2 लोग थे क्या? काऊ से? अरे भाई मंकी पॉक्स बोला है, बट वो एनिमल टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन, एनिमल टू ह्यूमन भी होने लगा था बाद में जाके, पर वो इसलिए तो डेंजरस हो गया था, हालांकि बाद में वो हो गया भाई। ये लो, पहले का आंसर क्या है? इट इज बॉम्बे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वो चेक कर लेना बाद में। नंबर टू नंबर टू इज बॉम्बे। ये तो इजी है, ये तो पता था ना, वो पहला वाला नहीं पता होगा, यूके में बहुत फैला था। नंबर 3 इट इज ए। आज तक में देखा था। फोर्थ इज दिल्ली, ये पता नहीं क्या चीज है, पैथेजोन। और 5 तो पता होना चाहिए, 5 इज पुणे। तो भाई 1 मिनट बाकी, तो आई थिंक अभी मैथिली और आप लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, तो मेरे को ज्यादा कुछ बताने का जरूरत है ही नहीं उसपे, है ना। एक्चुअली एंड ये कोरोना वायरस के समय पे ही बॉडीज हमारा ऐसा हो गया था, और वायरस इतने सारे हो गए थे, तो ये नए प्रकार के भी जो पुराने वायरस थे जो चले गए थे वो वापस आ गए। तो मंकी पॉक्स कोई पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुका है, बहुत पहले से था, पर वो जागृत हो गया था, और वो जागृत होने के बाद आपको पता ही है यूके में बहुत ज्यादा फैला था वो। यस और नो? ठीक है, तो इसलिए तो सारे साबरे पॉक्स है भैया, छोड़ दो। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चंस में सेल्फ, बाकी तो आपको याद रखना ही है, एक्सप्लेनेशन वाले कुछ नहीं है, बट ये वीरोलॉजी जो लैब है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, ये याद रखना है ना, कोविड के टाइम पे इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल था भाई। बाकी चौथा वाला तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद रहेगा तो अब साइंस वालों को याद रहे। फॉक्स देख के याद, कितने स्मार्ट लोग हो आप लोग। चलो पैसेज 6, लेट अस ट्राई पैसेज 6। कितना खाओगे भैया? क्या हो गया? इतना 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 नहीं सोचने का। चलो हो गए ना, अब कितना टाइम दूं? 3 4 5। विजय मान लिया पेपर दे बना डाले अपन नई पैसेज। विजय मान लिया, किंगफिशर। चलो तो लिखो आंसर्स। हो गया भाई, है ना? चलो पहले का बताओ। पहले का बॉम्बे 71। मैंने आपको पहले ही बोला था। नहीं इतने इजी नहीं आएंगे, मतलब ऐसा क्या, कभी भी हो सकता ना, इसलिए अवेयरनेस। अभी इतना इजी था तो सही होना चाहिए था सबका। मैं देख चुका हूँ, मुझे पता, बट कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया? 1 ने, 2 ने, 3 ने, सबने किया क्या? छोड़ दो अभी। हाँ, दूसरे का क्या आंसर है बताओ? दूसरे का क्या? सेक्शन 5, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड इज 2017। फोर्थ
बॉम्बे, यूनाइटेड स्पिरिट्स, और पांचवा इट इज दिल्ली, जे बी पार्डीवाला। ठीक है, सो ये केस विजय माल्या जो एक वन ऑफ द फेमस बिजनेसमैन हुआ करते थे, बिजनेसमैन कम पॉलिटिशियन, है ना, वो पर्सन थे जो एक समय पे किंगफिशर नाम का एक कंपनी था, यूनाइटेड ब्रेवरेज, मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स का किंगफिशर नाम का ब्रांड था, जो अक्रॉस द वर्ल्ड बियर, उसका जो बियर है वो अक्रॉस द वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 रैंक पे रहता था। अभी भी आई थिंक उसका रैंक वैसे ही होगा, 1 2 3 पे ही रहते थे रैंक उसका, और उसका इनपे सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी, मतलब ये ओनर टाइप मान लो उसका। और पर ये पर्सन बहुत लेविश लाइफ के लिए जाना जाता था, बहुत पार्टी थ्रो करने के लिए, और बहुत मतलब आप समझ सकते हैं कि लेविशली एक्सपेंडिचर करने में। फिर इनका वेंचर इन्होंने एंटर किया एयरलाइंस पे, वहां से इनका चालू हुआ डाउनफॉल पूरा। पहले बहुत अच्छा किया, किंगफिशर वॉज नोन फॉर द प्रीमियम। आई स्टिल रिमेम्बर उस टाइम पे कोई किंगफिशर का आपको टैग वैग भी लगते थे ना, तो कई कई दिनों तक निकालते नहीं थे। क्यों नहीं निकालते थे? क्योंकि वो लोगों को पहले तो टैग लगते थे, अभी आप फ्लाइट्स में जाओगे तो टैग वैग भी नहीं लगते। टैग लगते थे तो दिखाने के लिए कि भाई हम किंगफिशर से ट्रेवल किए, मतलब इट्स लाइक दैट, क्योंकि सबसे प्रीमियम था वो। उसका जो जनरल क्लास था वो बिजनेस क्लास के बराबर था, ऐसा बोला जाता था। बाद में किंगफिशर ने एक्विजिशंस किए कुछ कंपनीज का, और उसके बाद वो बर्बाद हो गए, और बहुत बहुत बड़ा स्टोरी है। फिर आपको पता होना चाहिए कि विजय माल्या पे केसेस चालू हुए क्योंकि वो एसबीआई से लोन लिए थे। याद रखना, विजय माल्या और ललित मोदी में डिफरेंस है। ललित मोदी फ्रॉड करके भागा है, और विजय माल्या लोन चुकाने बगैर भागा। भागे दोनों है, बट एक कैसे भागा है, एक फ्रॉड करके भागा है, उसने गड़बड़ किया, पैसों का हेर फेर। इसने क्या किया, लोन लिया बट चुकाया नहीं और भाग लिया। हाँ, इंस्टॉलमेंट नहीं होता ना, इंस्टॉलमेंट यहाँ होता था तो यहाँ तो उसको उतार लेते थे पूरे पर, भागा ना वो। इंस्टॉलमेंट तो ये हुआ अनिल अंबानी। हाँ, समझ आ गया। तो विजय माल्या पे फाइनली, सुन लो, जो 2015 या 16 में भाग गया था वो, ये मोदी जी आए और उसके बाद भाग गया। फिर कांग्रेस वाले बोलते तुमने भगाए, बोलते तुमने भगा, पता नहीं गायब होके वो अपने प्राइवेट जेट में बैठा, और फुर एक बार में तो जो गया तो वापस ही नहीं आया, है ना। ऐसा बोला जाता है कि गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया। अब वो कौन सी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया पता नहीं। फाइनली उनके खिलाफ केस चले जा रहे हैं, केस चले जा रहे हैं। और अभी ये जो रीसेंट केस की बात चल रही है, इस पूरे इसमें जुलाई 11 पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब लगाया जाता है, जब कोर्ट ने, हाँ, कई सारे रीजन, वन ऑफ द रीजन जिस माल्या जी के लिए, यहाँ पे माल्या जी बोलना गलत होगा, हाँ, विजय माल्या के लिए क्या होगा, यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर दिया गया कि भैया पेश हो। पेश होने के लिए भी 2 बार 3 बार उनको बोला चल भाई अगली बार आजा, अगली बार आजा, पर नहीं आया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और भी अलग अलग उसमें होता है। आपको बोला, जैसे पुलिस वालों को बोला कि भाई ये चीज को उसको रिहा कर दो, नहीं किया, या आपको बोला फाइन दे दो, आपने फाइन नहीं दिया, तो ये बहुत सारे रीजंस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। हाँ, बहुत सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि पेश होने के लिए बोला गया। बाकी ये क्वेश्चन जो है मेजरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे बना है। याद रखिए, विजय माल्या का केवल रेफरेंस लिया गया है, इसलिए पहले 2 क्वेश्चन तो क्लियरली आपको दिख रहे हैं, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। थर्ड में भी सुप्रीम कोर्ट ने कब फाइंड किया था गिल्टी उनको, 2017 में, कि भाई वो भाग गया छोड़ के सब। 2004 का तो आपको पता ही है, फोर्थ इज यूनाइटेड स्पिरिट्स, और पांचवा में जे बी पार्डीवाला। ये अभी रिसेंटली नहीं है, अभी है क्या ये रिसेंटली चीफ जस्टिस में से कोई भी नहीं है, राइट। बाकी तो आपको दिख ही रहे लगभग। नरसिम्हा का भी नाम सुना ही होगा, ललित साहब तो अपने सीजेआई है। ठीक है, चलो, इंडिया नामीबिया चीता,
क्वेश्चंस देख सकते हो आप, फटाक से पढ़ो। हाँ, ही वॉज कंप्लीटली इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था ना वो। पार्टीज थ्रो करता था सारे पॉलिटिशियंस को, सारे राजपता थे, सबको इधर रिजॉर्ट में ले जाना, उधर रिजॉर्ट में ले जाना, प्राइवेट पार्टीज। सोच लो आप, अब अपने देश में कौन है, पॉलिटिशियन सब कुछ होते हैं अपने आप पे। स्लाइड चेंज। ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, अच्छे पता नहीं तो क्या, पता रहना चाहिए कि नहीं है अमृता। चलो डन। सो आंसर्स, पहले का क्या है, इट इज कुनो नेशनल पार्क एमपी। ये तो सबने बहुत बड़ी बड़ी न्यूज में देखा है, ये मेरे को लगता आ जाएगा इस बार। पहले का बॉम्बे, दूसरे का लार्ज, कब जहां से लाए, यस नामीबिया, ये भी बहुत हद तक लॉजिकल था। थर्ड, लाइफलाइन, लाइफलाइन चाहिए ना। चलो 1952, थर्ड इज ए, फोर्थ इज फिर से ए 85, फिफ्थ इज नहीं छत्तीसगढ़, बॉम्बे। अभी वो एमपी में ही किल किया गया था, क्योंकि एमपी में था उस समय, एमपी था ही उस 47 पे, तो पूरा सब कुछ, नागपुर भी एमपी था, ठीक है, सब मध्य मध्य भारत हुआ करता था, एमपी नहीं बोलते थे उसको। पर आज की सिचुएशन पे वो कहाँ है, तो भाई देखिए, ये तो आपको पता ही है कि द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन द कोलैबोरेशन विद WII, ठीक है, क्या है WII क्या है, एक बार चेक कर लो। And National Tiger Conservation Authority has identified Kuno National Park in Madhya Pradesh for the reintroduction of cheetah, ठीक है। और नामीबिया के पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है चीतास की। WII क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन में, which of the following cheetah was declared extinct in India by IUCN? Cheetah is the only large carnivore that was declared extinct in India 52, mainly due to over hunting and habitat loss. Fourth, environment ministry कब आई थी? Department of Environment was established in 80 and which was given the status of ministry by year 85. और लास्ट जो चीता था वो कब किल किया गया? The last 3 cheetahs living in the country were killed in 47 by Maharaja Ramnoj Pratap Singh Deo, rural of the erstwhile Korea state in what known today as Chhattisgarh. The species was officially declared extinct in India 52. इनका भी शिकार कर देना था ये महाराजा, है कि नहीं? उस समय तो इतनी पॉलिसीज थी, हाँ, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। चलो 8वें पे आओ। व्हाट वाज द 8th पैसेज? डेथ पेनल्टी को लेके, यस। अरे रुको बेटा, सीधे क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हारा ट्रेन है, फ्लाइट है, क्या है? ठीक है, चलो बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट इज बॉम्बे 55, सेकंड इज
दिल्ली, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मैं बताता हूं अभी। थर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, अच्छा हुआ बी नहीं बोला आपने। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज जस्ट एन एनजीओ, ओके। और बहुत बार एनजीओ है, वो नहीं, आंसर वो नहीं है। आंसर इज सी, प्रोजेक्ट 39A। फोर्थ 488, 488 लोग लाइन पे लगे हैं अभी डेथ पेनल्टी के लिए। पांचवा 70 72। अभी अपन डिस्कस कर रहे थे ना प्रेसिडेंट का। सो दिस इज एक्चुअली basically a bench of Supreme Court led by Chief Justice U.B. Lalit decided to critically examine the routine and abrupt way in which trial judges often impose the death penalty on convicts. ठीक है, तो एक बेंच बना जिसमें डेथ पेनल्टी को लेके वो बात हुआ। डेथ पेनल्टी हमारे देश में हीनियस क्राइम के लिए बिल्कुल जो जस्टिफाइड नहीं है, जो एक पूरे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, उसके लिए दिया जाने वाला सेंटेंस है। वर्ल्ड ओवर में बहुत सारी कंट्रियां, मैक्सिमम कंट्रियां इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये पैसेज बहुत अच्छा था भाई। डेथ पेनल्टी आल्सो नोन एज अ कैपिटल पनिशमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस सेक्शन बाय लॉ वेयर एज अ पर्सन इज पुट ऑन द टू द डेथ बाय द स्टेट ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम प्रॉपर legal trial used as a mode of punishment since time immemorial, the moral acceptability of the death penalty, state power to execute, very very important। आपने कभी देखा सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी है? सुना क्या? तो किसके पास पावर? प्रेसिडेंट के साथ डेथ पेनल्टी देता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के पास। तभी आपने देखेंगे लिखा है ना, देखो, इसलिए बोलो बेटा पैसेज पढ़ो। State power to execute people, its circumstances matter of debate globally. The report stated that the 39 cases involving death penalty decided by High Court, only 4 resulted in confirmation of the death sentences, while 18 were commuted to life imprisonment, 15 in acquittal of all charges, and 2 cases were remitted back to the trial court. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोअर कोर्ट किसी को भी डेथ पेनल्टी सुना देता है। लोअर कोर्ट को कौन रन करता है? लोअर जजेस। लोअर जजेस को सेट करना कितना आसान है। लोअर जजेस को डिक्लेयर कर, देखो मैं आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट ऑन स्पेसिफिक, ठीक है। एक्चुअली एक रीसेंट केस है, आई एम राइट नाउ परसुइंग अ कोर्स इन IIM लखनऊ, ठीक है, मैं अभी चल रहा है। तो वहां पे हमारे को भी प्रोफेसर एक है जिसने हमको पढ़ाया, मुझे भी पढ़ाया, मतलब अभी चल रहा है। अभी कल परसों की न्यूज में आ रहा है उनके बारे में कि ही हैज एक्चुअली मेड अ कमेंट ऑन आर्मी, और वो बिकॉज IIM लखनऊ के प्रोफेसर है तो बहुत ज्यादा वो पॉपुलर हो गया और बहुत ज्यादा इनफेमस। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जो हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी उसी ओपिनियन को एक्सेप्ट करें। और मैं जनरलाइज टर्म में बोल रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ऐसा होता है कि जजेस को एडजस्ट करना बहुत आसान है। तो लोअर कोर्ट में मैं फेवरेबल डिसीजन लाना मतलब पूरा पैसे का खेल, कोई बड़ी बात नहीं। तो लोअर कोर्ट्स में, हायर कोर्ट्स मतलब लोअर कोर्ट जो होते हैं में आप आराम से अपने फेवरेबल केसेस को कन्वर्ट करो। अब हो सकता है कि वहां पे गवर्नमेंट में डिसाइड कर लिया गया, किसी जो गवर्नमेंट का लॉयर होता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ, गवर्नमेंट वाला लॉयर को क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर जो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको उसने डिसाइड कर लिया कि भाई इसको फांसी की सजा दिलवाना है, तो हो गया काम, सेटलमेंट हो जाता है आपस में और वो खत्म। दैट्स व्हाट बेसिकली द एंटायर स्ट्रक्चर इज देयर। तो अब जो यूयू ललित हैं, उन्होंने देखा कि ये बहुत गलत चल रहा है। ये डेटा जो आपको दिख रहा है कि 39 लोगों को केस में हाई कोर्ट क्या क्या दे दिया, डेथ पेनल्टी दे दिया। बाद में केवल 4 को ही डेथ पेनल्टी मिलता है। इसका मतलब क्या है कि 35 लोगों को या तो गलत चार्ज फ्रेम किया था, या फिर उनका जो केस इतना हीनियस नहीं था कि उनको डेथ पेनल्टी दे दी जाए। तो इसलिए ये बेंच बैठा। पर्पस समझ आ रहा? बेंच बैठने का पर्पस क्या कि मन मुताबिक आप डेथ पेनल्टी देना चालू कर दो।
बट ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये वन ऑफ द सोशल इश्यूज में से है। शुड डेथ पेनल्टी और अ कैपिटल पनिशमेंट बी बैंड इन इंडिया, ये आपके जीडी का टॉपिक होने वाला है आगे समय, तो ये रेफरेंस में आप ले सकते हो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपके जीडी के टॉपिक कभी अपन संडे वगैरह को, तो वो आप ध्यान रखना कि ये एक इम्पोर्टेंट जीडी टॉपिक है या डिबेट का टॉपिक हो सकता है, क्योंकि इसमें एक बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है लोगों का। कई लोगों का कहना है कि भाई किसी भी केस में इंसान को मारने का अधिकार हमारा नहीं है, ठीक है, तो वो, बट इंडिया ऐसा नहीं सोचता, हमारा डेथ पेनल्टी है। तो 55 ऐसे कंट्रीज हैं जो डेथ पेनल्टी प्रैक्टिस करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। In which of the following judgment of the doctrine of the rarest of the rare was rarest of the rare? Genius, rarest of the rare was developed by the Supreme Court of India while upholding the validity of the death penalty of India. Bachchan Singh versus State of Punjab is well-known landmark judgment. That's what I always say. If you want to be a good lawyer, you must know specifically your field के सारे landmark judgments को पता होना चाहिए आप। One of the landmark judgment credited for developing the jurisprudence pertaining to the death penalty, it examined whether the death penalty was in consonance with the provision of Indian Constitution. ठीक है, this is for second question. Third, Project 39A under NLU Delhi released the report of penalty, death penalty. Project 39A will be under, तो एनएलयू दिल्ली का फॉर्म भरा क्या भैया? आईलेट भर दो, यस और नो। 30 जितने भी इस साल वाले हैं, एटलीस्ट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी समय से, आपको आईलेट भरना है। मैंने बताया था पिछले बार भी कि एक हफ्ते पहले ही है वो एग्जाम, कम से कम एक अपना वो हो जाता है। और जो भरोगे तो मैडम को नाम दे देना, तो फिर आपका अलग से हम मॉक्स करवा देंगे। प्रोजेक्ट 39A एनएलयू दिल्ली के अंडर में वाला प्रोजेक्ट है ये। फोर्थ, ये तो 488, इसमें सरप्राइजिंगली 86, केवल 86 कहां से है? कहां से होंगे? महाराष्ट्र से नहीं, यूपी। क्या बात है, यूपी। आर्टिकल 72 अलाउज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू पार्डन, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस। चलिए सेकेंड लास्ट पैसेज पे चाहिए। हीट वेव्स, एक और वो आ गया आपका इस पे, और ये कोई 6 बजे का डेडलाइन नहीं है भाई। हाँ, 6 के पहले भी हो सकता है, 6 के बाद में भी। तो अपने को ये मत समझना कि अपने को 6 बजे मतलब बंद करना है, 10 पैसेज आप अलग से पढ़ाना, ऐसा नहीं होता है। पूरा कंप्लीट करेंगे अपन। ये क्वेश्चन मैच कर रहे क्या अपने से? कोई जुलाई वाले पूरे मैच कर रहे? अब ये तो मैच करेगा, और बाकी क्वेश्चन मैच कर रहे कि जनरलाइज जुलाई में नहीं है ना? जुलाई में जो किए थे हमने, हाँ, तो जो जुलाई में नहीं किए भाई वो टेस्ट ले लेना। मैं पहले भी बोला हूँ आपको, तो और पैसेजेस मिल जाएंगे। अभी नए टॉपिक करने की जगह ये पैसेज कर डालो। तो चलो आंसर ले लो भाई, पहले का बताओ। पहले का बी बॉम्बे, यस 15%, वेरी गुड आदित्य। सेकंड का चलो मैं आपको पहलियों में पूछता हूं, आंसर बता सकते हो आप। ये वही ईयर है जब हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था। वो भी गलत बता रहे हो। 2016। थर्ड इज ऑब्वियस आंसर, राइट? मैंने क्या बोला कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के पास सारा मैनेजमेंट अथॉरिटी है। जहां पर भी मैनेजरियल पावर्स होती है वो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स है। एनडीए में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा, कोविड के टाइम पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही लगाया गया था, यस और नो? ये जो आपको कोविड के टाइम पे ये जो लॉकडाउन लग रहा था, मास्क पहनना था, चालान कटता था, ये कैसे होता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ये सब
ये अपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में वो दिया हुआ है। फोर्थ, इट इज जेनेवा, ये तो पता ही है ना, अभी तो हुआ अभी अपना। पांचवा, तो ये टॉपिक बेसिकली हीट वेव्स को लेके, हीट स्ट्रेस को लेके किया हुआ डिस्कशन है। एक काइंड ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये एक सर्वे किया जिसमें उनको रिकॉर्ड हुआ कि 1901 से लेके अभी तक में क्या चेंजेस आए, बदलाव आए हैं सरफेस में। सो इट वाज शॉकिंग दैट लैंड सरफेस का टेम्परेचर जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 55 डिग्री सेल्सियस तक भी गया है। कैन यू इमेजिन? 50 तो बहुत हो गया भाई, अपन नागपुर वालों को तो 46 तक, 47 तक की आदत है। दिस इज 55 इन सम प्लेसेस, दिस इज डिजास्ट्रस। तो वो बहुत बड़ा एक कंसर्न है। हीट जोन्स जो है ना, हम बहुत जगह पे रिकॉर्ड नहीं हो पाता है टेम्परेचर, तो वो अपने को समझ नहीं आता है ना। तो क्वेश्चंस में अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ लैंडसेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हीट वर्नरेबिलिटी, तो ये तो 15% है। 1990 से 2019 में इंक्रीज जो हुआ है, हीट काफी बड़ा है। In which of the following year the NDMA issued comprehensive guidelines to prepare national key strategic mitigating impacting heat waves? 2016. Prime Minister of India will be NDMA का chairman by default. WMO जो है उसका headquarter जिनेवा में ही है। और 5 is the IMD says heat wave is considered when the maximum temperature of the station touches at least 40 degree Celsius for plains, 37 degree Celsius or more for coastal, and 30 degree Celsius for hilly region. मतलब उत्तराखंड में अगर 30 डिग्री का दिख गया आपको टेम्परेचर, या मुंबई में 37 टच कर गया, तो आप मान लेना क्या है, हीट वेव चालू हो गई। दैट्स व्हाट ये हो रहा है ना, पहले नहीं था भाई। पहले मुंबई वगैरह का ये टेम्परेचर जो 30, 34, 30 से ज्यादा जाता ही नहीं था, कभी भी नहीं जाता था। अब तो आप 37, 40 भी देख रहे हो, इम्पॉसिबल है। जबकि किसी भी कोस्टल एरिया में 40 टच करना बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग के लिए अलग है क्योंकि हम तो चारों तरफ से बेचारे सूखे हुए हैं। चलो लास्ट, यूएनडीपी, ये पीपीटीज को दोबारा रेफर करना, ओके। ये पता नहीं कहां से इंडेक्स ले आते हैं और इंडिया को पीछे रख देते एकदम, ऐसा अक्कड़ बक्कड़ खेलते होंगे वो लोग। हाँ, एक्चुअली इंडिया में स्टैटिस्टिकल ट्रांसपेरेंसी वन ऑफ द सबसे ज्यादा है, अच्छी ट्रांसपेरेंसी है। बाकी जगहों पे स्टैटिस्टिकल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो आप डेटा क्या, वो 140 करोड़ लोगों का क्या वो डेटा निकालेंगे? हैं? तो वो तो कुछ लोगों का सैंपल होता है। अब सैंपल साइज आप क्या भेज रहे हो उसमें समझ में आएगा। तो वो न्यूट्रिशनल इंडेक्स कैसा है? डन, पहला हो गया। ये रहे 4, 3 बाकी, 4 बाकी। चलो तो पहले आंसर्स मार्क कर लो। फर्स्ट का कितना, 131 ए। दूसरे का सी, सी। तीसरा बी। चौथा, अरे 4 ही बचे, 3 ही बचे। चौथे का, चौथा इज ए। पांचवा क्यों, पता है या फिर कुछ लॉजिक लगाया? परफेक्ट, यही लॉजिक। डी, 5 इज डी, दिल्ली।
दैट्स व्हाट बेसिकली में अपन ये जो कर रहे हैं ना, इस पे ऑब्जर्व करिए, आंसर मत मार्क करिए अकेले। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ना, 4-5 भी निकल गए तो अपने लॉजिक से आ गए कि नहीं आ गए, मुझे बताओ। आते ही हैं। चलो निकाल लो भाई, ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसके ऐसे बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, बट कुछ इंडेक्स को हमको मानना पड़ेगा।